डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, ये वीडियो खास तौर पे एनआरआई की इन्फॉर्मेशन को डिटेल तक पहुंचाने के लिए आप लोगों के लिए मैंने बनाया और खास तौर पे ये वीडियो नोडल ऑफिसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने 2022 की काउंसलिंग में देखा कि जहां पर पेरेंट्स या स्टूडेंट्स कंफ्यूज नजर आए एनआरआई को लेकर, एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स को लेकर, उतने ही दूसरी साइड पर नोडल ऑफिसर्स भी जो है वो कंफ्यूज नजर आए। उनको भी आइडिया नहीं था कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से एनआरआई के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सरशिप में कौन से इंपॉर्टेंट है, पीआर क्या होती है या सिटीजनशिप क्या होती है, पीआईओ ओसीआई कार्ड होल्डर क्या चीज़ होती है। इनके ऊपर उनके पास भी क्लैरिटी नहीं थी। देखिए, जनरली जो हमारे नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि या तो वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या वो प्रोफेसर्स हैं जिनको एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि भाई आपको डॉक्यूमेंट्स लेने, डॉक्यूमेंट चेक करना है, कोई डॉक्यूमेंट गलत ना हो, ऊपर से ये भी बोल दिया जाता है। ऐसे में डर के मारे कई बार वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कर लेते हैं या ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं जो एप्लीकेबल ही नहीं होते उस कैंडिडेट के ऊपर। डर सिर्फ ये होता है कि कहीं कल को कोई डॉक्यूमेंट गलत आ गया या कल को कोई डॉक्यूमेंट कम हुआ तो ऐसा ना हो और वो एडमिशन कैंसिल हो जाए और उसकी जिम्मेदारी इन नोडल ऑफिसर्स पर आ जाए। तो मैं ये वीडियो के थ्रू मैं स्टेट काउंसलिंग कमेटीज को भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो आप ये वीडियो एज इट इज अपने नोडल ऑफिसर्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि हर साल जो आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं एनआरआई एडमिशंस को लेकर, आपके नोडल ऑफिसर्स को इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मेडिकल एडमिशन को लेकर जब बात करते हैं तो एनआरआई सीट्स होती हैं। एनआरआई सीट्स में दो तरह के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है, या तो पेरेंट्स या वार्ड खुद जो एनआरआई हो या एनआरआई जो स्पॉन्सर कर रहे हो। और उसके बाद नंबर आती है, बारी आती है ओसीआई कार्ड होल्डर्स की या पीआईओ की या फॉरेन नेशनल की बात आती है। यहाँ पर जब एनआरआई की बात करते हैं सो एनआरआई के केस में बहुत सिंपल सी बात है। मैं एक आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ कि एनआरआई होता कौन है। एनआरआई सिर्फ और सिर्फ वो बंदा, जो इंसान जो पिछले 183 डेज से इंडिया से बाहर जॉब के लिए या बिजनेस के लिए गया हुआ काम कर रहा है, वो एनआरआई कहलाता है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि इसको वेरीफाई करने की जिम्मेदारी आप नोडल ऑफिसर्स पर नहीं है, मैंने सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको बताया। और भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो जिससे वो एनआरआई प्रूव होता है। आपको क्या देखना है, ये सारा देखने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सारा देखने की जिम्मेदारी है उस कंट्री में जहां पर वो रहता है उसकी एम्बेसी की। एम्बेसी ने अगर उसको सर्टिफिकेट इशू कर दिया कि ये एम्बेसी का सर्टिफिकेट है कि भाई ये फलाना फलाना व्यक्ति जो है, इंसान जो है वो एनआरआई है, सो आपका काम वहां पर खत्म हो गया, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट एनआरआई का जो डॉक्यूमेंट है वो एम्बेसी ने, गवर्नमेंट की जो इतनी बड़ी एक इंस्टीट्यूशन है, उसने वो अलॉट किया। उसके ऊपर कोई इफ एंड बट नहीं है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, राइट। सो आप उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में रिसर्च ना करें, तो वो इटसेल्फ जो अपने आप वो काफ़ी है। बस आप ये देख लें कि वो डेट कब का इशू, क्योंकि जनरली ये सर्टिफिकेट जो 6 महीने तक के लिए वैलिड होते हैं एम्बेसी के सर्टिफिकेट। उसके बाद पुराना सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर पुराना सर्टिफिकेट होगा तो आपको नया सर्टिफिकेट चाहिए होगा, लेटेस्ट वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं? पासपोर्ट कॉपी होगी स्पॉन्सर की, एम्बेसी का सर्टिफिकेट मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद एक्टिव वीज़ा होना चाहिए, और वीज़ा के ऊपर खास तौर पर एक चीज़ जो ये देखनी है कि वीज़ा कौन सा वीज़ा है। स्टूडेंट वीज़ा अलाउ नहीं है, जो टेम्परेरी वीज़ा अलाउ नहीं है, विजिटर वीज़ा अलाउ नहीं है। अगर ये 3 तरह के वीज़ास है तो ये लोग जो है स्पॉन्सर नहीं कर सकते। इसके बाद स्पॉन्सरशिप एफिडेविट होना चाहिए उस कंट्री का, जहां पर वो स्पॉन्सर जो है एफिडेविट दे कि येस आई एम रेडी टू बेयर दी एक्सपेंसेस ऑफ एजुकेशन ऑफ दिस वार्ड, मैं इस बच्चे के एजुकेशन के खर्चे उठाने को तैयार हूँ, वो। और एक हो गया आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। जो फैमिली ट्री भी जिसको बोला जाता है, ये इंडिया से बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट टू स्टेट कुछ चीज़ें और जो है वो वेरी करती हैं। कई जगह पर किस स्टेट में बैंक स्टेटमेंट भी मांग लेते हैं स्पॉन्सर की, उसकी सैलरी स्लिप भी मांग लेते हैं, 2-3 महीने की लास्ट मांग लेते हैं। कुछ इनकम का प्रूफ भी मांग लिया जाता है। कई जगह पर ये चीज़ें भी मांगी जाती हैं स्पॉन्सर के लिए। ये मोटी मोटी बातें हैं जो एक एनआरआई के केस में या एनआरआई स्पॉन्सर के केस में जरूरत होता है। अब यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पिछली बार ऑब्जर्व किया, नोडल ऑफिसर्स अननेसेसरीली मांग रहे थे, वो ये मांग रहे थे कि क्या हुआ कि एक बच्चे के केस में वो एनआरआई के साथ साथ पीआर होल्डर भी था, पीआर कार्ड होल्डर भी था वो वहां का, और उसने अपना पीआर कार्ड की कॉपी भी जमा करा दी। अब ये जरूरी नहीं है कि हर एनआरआई जो है वो पीआर कार्ड होल्डर ही होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए, एक समझते हैं कि पीआर का मतलब क्या है। पीआर का मतलब है परमानेंट रेजिडेंट। इसकी फुल फॉर्म है परमानेंट रेजिडेंट। जिस कंट्री में किसी आदमी को रहते हुए कुछ साल हो गए हैं और वो उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करता है पीआर कार्ड लेने के लिए, उसको पीआर कार्ड इशू हो जाता है। पीआर कार्ड इशू होने के बाद उसका स्टेटस नहीं चेंज होता है। वो अगर एनआरआई है तो वो एनआरआई ही रहेगा, लेकिन पीआर कार्ड होने से उसको एक फैसिलिटी ये मिल जाती है कि उस कंट्री का वो परमानेंट रेजिडेंट माना जाता है। उसको आने जाने में, वीज़ा लेने में, इन सारी चीज़ों में कई बार जो है वो एक रिलैक्सेशन उसको मिल जाता है, ये उसको बेनिफिट होता है। लेकिन उसका स्टेटस
एनआरआई है तो एनआरआई ही रहेगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और ये जरूरी नहीं कि हर एनआरआई के पास पीआर कार्ड हो, पीआर के लिए उसने अप्लाई किया हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सो अगर उसने एज ए आपको एम्बेसी का सर्टिफिकेट जमा करा दिया एज ए एनआरआई, तो दैट इन इटसेल्फ इज एनफ। और अगर पीआर कार्ड होल्डर भी है, उसके साथ साथ अगर वो पीआर का कार्ड भी आपके पास डिपॉजिट कर देता है, सो दैट इज एन एडिशनल डॉक्यूमेंट। अब ये जरूरी नहीं कि अगर एक ने पीआर कार्ड जमा करवाया तो आप सबको बोलो कि भैया आप भी पीआर कार्ड दो अपना। पीआर कार्ड जब उनके पास है नहीं तो वो देंगे कहां से? सो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पिछली बार ऐसा प्रैक्टिकली हुआ था जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सो ये उन नोडल ऑफिसर्स के लिए जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं है, राइट। सो अब बात करते हैं कि जो ओसीआई की बात करते हैं, पीआईओ की बात करते हैं। पीआईओ का मतलब है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो पहले क्या था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो थे, जो वो लोग जिनके रूट्स जो हैं इंडिया से कनेक्टेड थे, लेकिन अब उनके पास सिटीजनशिप आ गई। अब देखिए यहां पर बात आ रही है सिटीजनशिप की। परमानेंट रेजिडेंट मैंने आपको बता दिया, अब बात करें सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई कनाडा में रह रहा है, पहले उसको पीआर मिली, उसके बाद उसने सिटीजनशिप ले ली। सिटीजनशिप लेने का मतलब अब वो सिटीजन बन गया, कनाडा का बन गया या ऑस्ट्रेलिया का बन गया, वो वहां का सिटीजन बन गया, अब उसको नागरिकता मिल गई है वहां की। लेकिन उसके रूट्स जो थे वो इंडिया से कनेक्टेड थे, तो ऐसे लोगों को ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं दी गई। हमारे इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है, लेकिन उनको एक पीआईओ कार्ड बना दिया गया। 2015 तक पीआईओ कार्ड द्वारा चलता था, उसके बाद उनको बोला गया, पीआईओ को बोला गया कि आप सब जो है अपना अब 2015 के बाद से अपना ओसीआई कार्ड बनवा लें। आप ओसीआई कार्ड का मतलब है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इनके लिए जो बंदों जिनका ओसीआई कार्ड बन जाता है, ओसीआई कार्ड उनको फिर वही फायदा मिलते हैं। एक तो उनको आने जाने में वीजा रिलैक्सेशन में आसानी रहती है, दूसरा उनका ये एक तरह का वीजा होता है जिससे वो एक अनलिमिटेड टाइम के लिए इंडिया में कभी भी आ जा सकते हैं। 15 साल 10 साल कभी भी आना जाना करना, उनको बार बार वीजा लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये उनको ओसीआई कार्ड होल्डर्स को फायदा रहता है। अब बात करते हैं एमबीबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो उनके लिए भी जो है हमारे पास एक रिजर्व कोटा है। इनको जो एडमिशन मिलता है उनको सिर्फ और सिर्फ मिलता है किसके अगेंस्ट एडमिशन मिलता है? जो एनआरआई सीट्स हैं उसके अगेंस्ट। मैं आपको पढ़कर भी बताता हूं ये आपके कहां पर लिखा हो, ताकि आप इस चीज को वहां पर रेफर कर सकें, ठीक है। सो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 12/10/2022 का एमसीसी का नोटिफिकेशन है। इसमें लिखा हुआ है कि ओसीआई ऑब्लिक पीआईओ ऑब्लिक फॉरेन नेशनल्स विल ओनली बी एलिजिबल फॉर एनआरआई सीट्स and not for Indian within bracket all India quota central deemed paid Indian seats for the current academic year। मतलब 2022-23 से जो लोग जो हैं ओसीआई पीआईओ कार्ड होल्डर या फॉरेन नेशनल्स हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ जो एनआरआई सीट्स हैं उनके ऊपर एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा उनको और किसी भी तरह की सीट पर एडमिशन नहीं मिल सकता। अनलाइक एनआरआईज की तरह, एनआरआई जो होते हैं उनको वो एनआरआई सीट्स पे भी उनको एडमिशन मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो बाकी हर तरह की जो काउंसलिंग की जो सीट्स हैं उनके लिए भी वो एलिजिबल होते हैं। इसका भी मैं आपको पढ़ देता हूं। ये भी बहुत क्लियरली इसी नोटिफिकेशन के लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि दी एनआरआई ऑब्लिक एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स शुड नोट दैट दे आर एलिजिबल फॉर इंडियन विद इन ब्रैकेट ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल डीम्ड इंडियन सीट्स एज वेल एज फॉर एनआरआई सीट्स। सो आई होप ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया कि वो दोनों तरह की सीट्स के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर रहे थे कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आ रही है कि ओसीआई कार्ड होल्डर के केस में या पीआईओ के केस में या फॉरेन नेशनल के केस में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या वेरीफाई करने हैं। पेज नंबर 44 यूजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन और इसी नोटिफिकेशन का जो 12/10/2022 का एमबीसीसी का नोटिफिकेशन है उसमें भी बहुत क्लियरली मेंशन है कि इन दिस रिगार्ड it is advised that deemed universities oblique institutes where NRI seats are available should verify only citizenship card for OCI oblique PIO oblique foreign national candidates at the time of reporting and not other NRI documents which are all and verified for NRI sponsored candidates। बहुत क्लियर है जी, ठीक है। और उसके साथ में लास्ट में कहता है कि ऑल्सो द नेशनलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट शुड बी चेक्ड अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स। सो सिटीजनशिप कार्ड, नेशनलिटी, ये सारी चीजें आपने चेक करनी है। इनके ऊपर एनआरआई के जो अदर डॉक्यूमेंट्स जो थे वो या एनआरआई स्पॉन्सर के जो डॉक्यूमेंट्स है वो एप्लीकेबल नहीं होते। सो आई बिलीव इस पूरे वीडियो से आपको समझ आएगा कि एनआरआई स्पॉन्सर, परमानेंट रेजिडेंसी ये क्या चीज होती है, सिटीजनशिप क्या होती है, ओसीआई कार्ड होल्डर, पीआईओ कार्ड होल्डर या फॉरेन नेशनल क्या होते हैं, इनके कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं इनके डॉक्यूमेंट्स आपने कौन से वेरीफाई करने हैं, इसके अलावा ये किस तरह की जो सीट्स हैं जिनके लिए ये लोग एलिजिबल होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ये बहुत नॉलेज वाला एक वीडियो है। हर साल नोडल ऑफिसर्स बदल जाते हैं, जो नए नोडल ऑफिसर्स जाएंगे ये उनको भी फ़ायदा देगा और जो पुराने नोडल ऑफिसर्स हैं उनकी भी
जो नॉलेज है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इजाफा करेगा, उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा जरूर होगा। सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।